नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आईसीएसई का हिंदी उपन्यास नया रास्ता। इसका सारांश मैंने पहले ही आपको अपलोड कर रखा है, आप वहाँ जाकर के सुन सकते हैं। इसके अलावा इसका सारांश और क्वेश्चन आंसर अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, ब्लॉग पर भी है, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। ये उपन्यास अभी मैं पूरा अपलोड कर रही हूँ और इस उपन्यास की लेखिका हैं सुषमा अग्रवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 नया रास्ता। लेखिका सुषमा अग्रवाल। यौवन की दहलीज पर खड़ी नवयौवना नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहारकर कुछ विस्मित सी मुस्कुरा रही थी। दर्पण में निहारने पर यौवन की लालिमा उसके चेहरे पर छा गई। अपना चेहरा वह अभी दर्पण में निहार ही रही थी कि इतने में उसकी सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। मीनू के कोमल हाथों से आंखें मूंदने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से उसके हाथ चूम लिए। अरे मीनू, आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या बात है? नीलिमा ने पूछा। नीलू बड़े प्यार से पुकारते हुए मीनू नीलिमा से बोली, मेरा फोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया है, कल वे हमारे घर आ रहे हैं। परंतु कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर उदासी छा गई। मीनू को अपनी जिंदगी के कुछ क्षण याद आ गए। पहले भी कई लड़कों ने उसे देखा, पर किसी ने कद की छोटी व किसी ने सांवली बताते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें छलछला पड़ी। नीलिमा उसके हृदय की बात समझ रही थी। उसने मीनू का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अनेक मुद्राओं में खींचे फोटो उसके सामने रख दिए और एक एक करके दिखाने लगी। नीलिमा सुंदर तो थी ही, उसके फोटो और भी अधिक आकर्षक लग रहे थे। नीलिमा की सुंदरता देखकर मीनू से चुप ना रहा गया। वह उसकी प्रशंसा करते बोल ही पड़ी। नीलिमा, लगता है ईश्वर ने तुझे फुर्सत में बैठकर बनाया है। क्या नाक नक्श है तेरे, और ऊपर से गोरा रंग। वाह, जो कोई भी तुझसे विवाह करेगा वह वास्तव में बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। मीनू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर नीलिमा दिल ही दिल में प्रसन्न हो उठी, परंतु उसे मीनू के दिल में छिपी पीड़ा का आभास था। तभी मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की मां ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों प्रसन्न नजर आ रहे थे। आज मीनू व नीलिमा दोनों का एमए का परीक्षा फल निकला था। रोहित परीक्षा परिणाम का अखबार लेकर आया था। दोनों अखबार देखकर चपटी पड़ी। मीनू प्रथम श्रेणी में पास हुई थी और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में। माँ ने दोनों का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद देकर बाहर चली गई। मीनू के हृदय में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव उभर रहे थे, अब खुशी में परिवर्तित हो गए। प्रथम श्रेणी में पास होने पर खुशी से फूली ना समाई और नीलिमा से लिपटकर झूम गई। मीनू प्रसन्नचित भागी भागी अपने घर चली गई, परंतु नीलिमा की आंखों में मीनू का वह उदास चेहरा घूमता रहा जो हीन भावना के कारण उदास हो गया था। परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी इसकी खुशी की भावना भी आंखों से ओझल ना हो सकी। तभी नीलिमा गुनगुनाने लगी, कभी सुख है तो कभी दुख, अभी क्या था अभी क्या है। गुनगुनाते हुए नीलिमा अपने बिखरे फोटो को उठाकर रखने लगी। दूसरे दिन प्रातः होते ही दयाराम जी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। घर की सारी चीजें झाड़ पोंछकर यथास्थान लगा दी गई। एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बैठक की विशेष रूप से सुसज्जित किया जा रहा था। घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बाजार से मंगाई गई थी। सबकी नजरें दरवाजे पर लगी थी कि कब मेहमान आए। मेहमानों का बेताबी से इंतजार था। मीनू की माँ को पूरी आशा थी कि इस बार मीनू का रिश्ता हो जाएगा। भगवान से ना जाने कितनी मनौतियां माँ ने मांगी थी। कुछ क्षण बाद घंटी बजी। रोहित शीघ्र ही दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। मेहमानों का शानदार स्वागत किया गया। मीनू को देखने के लिए अमित, उसके पिता मायाराम जी, माता जी व छोटी बहन मधु भी आए थे। उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई। परिवार के हर सदस्य के हृदय में नया जोश व उमंग थी, मानो उनके घर में कोई देवता आ गए हों। कुछ क्षण बाद हाथ में सौंफ इलायची लिए मीनू ने कमरे में प्रवेश किया। सांवले रंग पर गुलाबी साड़ी पहने वह बहुत सुंदर लग रही थी।
लाज शर्म से दबी मीनू कुछ समय तक नीचा मुंह किए चुपचाप बैठी रही। कुछ समय बाद अमित ने मीनू से बातें करनी आरंभ की। मीनू, तुम्हारा एमए का रिजल्ट आ गया? मीनू ने सहज भाव से उत्तर दिया। जी, प्रथम श्रेणी में पास किया है। वेरी गुड, कहकर अमित के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर गए। तुम्हें घर के किन किन कार्यों में रुचि है? अमित ने दूसरा प्रश्न किया। जी, सिलाई, बुनाई, कटाई, खाना बनाना, पेंटिंग आदि सभी कर लेती हूँ। तो क्या तुम संयुक्त परिवार में मेरे माता पिता व बहन के साथ रहना पसंद करोगी? जी, कहकर मीनू ने अपनी गर्दन झुका ली। अमित की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जो उसके माता पिता के साथ ठीक तरह से रह सके, उनका आदर सत्कार कर सके। मीनू के हाँ कहने पर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। जहाँ तक उसके रंग रूप का सवाल था, अमित के हृदय में उसका भोला चेहरा समा गया था। तभी मीनू की बहन आशा व भाई रोहित ने कमरे में प्रवेश किया। अमित के माता पिता भी कमरे में आ गए थे। आशा को देखकर सबकी नजरें उस सुंदर चेहरे की ओर जम गई जिसमें नव यौवन का निखार था। वैसे भी आशा रंग रूप में मीनू से कहीं ज्यादा अच्छी थी। अमित व उसके माता पिता ने आशा से प्रश्न किए। आशा हंस हंसकर सबका उत्तर दे रही थी, किंतु मीनू की माँ को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें इस बात का आभास था कि आशा मीनू से कहीं ज्यादा रूपवती है। जब लड़का लड़की को देखने आए तो यह समय एक परीक्षा का समय होता है। लड़की के हृदय में एक अंतर्द्वंद होता है कि वह इस परीक्षा में पास हो सकेगी या नहीं। मीनू इस परीक्षा में कई बार असफल हो चुकी थी, इसलिए उसके हृदय का अंतर्द्वंद और अधिक तीव्र हो गया था। इसी कारण उसके चेहरे पर और अधिक उदासीनता व घबराहट झलक रही थी। और दूसरी ओर हंस हंसकर बातें करते समय आशा का सुंदर रूप और अधिक निखर आया था। तभी माँ ने आशा को कमरे से बाहर बुलाया और कहा, आशा, तुम अंदर जाकर इस तरह बातें क्यों कर रही हो? पर माँ, इससे क्या बात हो गई? उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें उत्तर दे दिया। अब क्या रोकर बातों का जवाब दूं? आशा ने बचकानी हरकत की करते हुए माँ से कहा। उसकी बचकानी हरकत को देखकर माँ को और क्रोध आ गया और गुस्से में बोली, तुम अंदर नहीं जाओगी, चुपचाप बैठो यहाँ पर। माँ के कहने पर आशा दूसरे कमरे में चली गई, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने ऐसा क्यों किया। अंदर जाकर बात करने में क्या नुकसान है? माँ उसे हंसने को क्यों मना कर रही है? यह अंतर्द्वंद उसके कोमल नादान हृदय में बहुत देर तक चलता रहा। कुछ समय बाद सभी मेहमान जाने के लिए उठ खड़े हुए। मीनू के पिता दयाराम जी ने अमित के पिता से विनम्र निवेदन किया, भाई साहब, आपका क्या जवाब रहा? जी, घर जाकर विचार करेंगे और उसके बाद आपको पत्र लिखेंगे, कहकर उन्होंने वहाँ से विदा ली। उनके जाने के पश्चात दयाराम जी कुछ निढाल से होकर सोफे पर बैठ गए। तभी उनकी पत्नी भी वहाँ पास ही में आकर बैठ गई। कुछ क्षण तक वे उनके चेहरे को देखती रही। अपने पति के मन में उभरे भावों को वह अच्छी प्रकार से समझ रही थी। जब उनसे रहा ना गया तब वह बोली पड़ी, अजी, आपको क्या लगता है, मीनू का रिश्ता हो जाएगा यहाँ? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे अमित तो मीनू से काफ़ी बातें कर रहा था। हाँ, हमारी मीनू देखने में अच्छी भी लग रही थी। उसकी बहन भी साथ बैठी हुई थी, परंतु हमारी मीनू उससे कहीं ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। देखो मीनू की माँ, अच्छा ही है यदि यहाँ रिश्ता हो जाए। वैसे जहाँ संजोग होता तो वहीं पर है। अब हमने तो सब ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है। जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होकर रहेगा। हाँ, ये तो ठीक कहते हो। इसी बीच मीनू भी अंदर कमरे में आशा के पास चली गई। माँ के कहने पर आशा कुछ उदास जो हो गई थी, परंतु उसने मीनू को इस बात का आभास न होने दिया कि माँ ने उसे डांटा है। आशा मीनू की प्रशंसा करते हुए बोली, दीदी, आज तो आप गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। चल हट, मजाक करती है। नहीं दीदी, मजाक नहीं, सच कह रही हूँ। अच्छा चल, तुझे तो अच्छी लगी, परंतु क्या पता क्या, जिन्हें पसंद आनी चाहिए उन्हें अवश्य ही पसंद आई होगी। देखो क्या होता है, कहकर मीनू अपनी साड़ी बदलने चली गई। अमित व मायाराम जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई सज्जन उनका इंतजार कर रहे हैं। बात करने पर पता चला कि वे उसी शहर के एक धनी व्यक्ति थे जिनका नाम धनीमल था। मायाराम व धनीमल जी की कुछ समय तक बातें होती रहीं। धनीमल जी अपनी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने उसका फोटो मायाराम जी के सामने रख दिया। शादी में 5 लाख रुपए लगाने के लिए कहा। मायाराम जी दहेज विरोधी थे। उन्होंने धनीराम जी से कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी
एक लड़की को देखकर आए हैं, पसंद भी आ गई है सबको। वे नहीं चाहते थे कि एक बड़े घर की लड़की लेकर वे अपने बेटे को बेच डालें। उसके पाँव में वे बेड़ियां नहीं डालना चाहते थे। मायाराम जी के मना करने पर भी धनीमल जी ने कहा, मेरी तो बस 3 बेटियां ही हैं, मेरे मरने के बाद तो सब कुछ इन्हीं का है। यह कहकर वे उठ खड़े हुए और चलते चलते कह गए कि आप विचार कर लीजिएगा, मैं कल आकर मालूम कर लूँगा। सरिता का फोटो उनके सामने था। माताजी, पिताजी, अमित व उसकी बहन सभी ने उस पर विचार किया। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उनके पिता बोले, भाई लड़की तो मीनू भी अच्छी है, साधारण परिवार की है तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी है, काफ़ी गुणवंती भी लगती है। उसके बात करने का तौर तरीका भी मुझे पसंद आया। माताजी शायद कुछ पैसे की तरफ झुक चुकी थी। वह बोली, रूप रंग में तो कम धनीमल जी की लड़की भी नहीं। फोटो दिखाते हुए बोली, देखो फोटो कैसे तीखे नाक नक्शे, इसके और भाई तौर तरीके आदत का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। तभी अमित की बहन मीनू का फोटो भी उठा लाई। सरिता और मीनू दोनों के फोटो सामने रखकर देखने लगी। सरिता के कटे बाल उसके चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहे थे और नाक नक्श मीनू से ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तभी अमित ने माताजी से प्रश्न किया, माँ, बड़े घर की लड़की क्या तुम्हारे साथ रह सकेगी? क्या हमारे घर के वातावरण में घुल मिल सकेगी? माँ को लगा शायद अमित सरिता के रिश्ते को तैयार नहीं है, इसलिए वह बोली, बेटे, व्यवहार का तो किसी को भी पता नहीं, ना तो सरिता के बारे में कुछ कहा जा सकता है और ना मीनू के बारे में। व्यवहार का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। फिर भी माँ, देख लो तुम्ही, कहकर अमित चुप हो गया। उसके पिताजी को अब इस बात का आभास हो रहा था कि बड़े घर की लड़की का जो ढेर सारा दहेज अपने साथ लाएगी, शायद परिवार वालों के साथ मिलजुल कर ना रह सके। परंतु अमित की माँ ने तो धन के सपने देखने ही शुरू कर दिए थे, इसलिए उनके तर्कों के सामने मायाराम जी की एक न चली। अंत में यही निश्चय किया गया कि सरिता का रिश्ता मंजूर किया जाए और मीनू के यहाँ मना का पत्र लिख दिया जाए। लड़के वालों के दिल में भी अंतर्द्वंद होता है। जब किसी लड़की को देखने के बाद उसका रिश्ता लेने से इनकार कर देते हैं, वही अंतर्द्वंद अमित के परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में था। मीनू के यहाँ कैसे मना किया जाए, सभी इस सोच में लगे थे। तभी माता जी को एक युक्ति सूझी। वह बोली, मीनू की बहन कैसी लगी? मीनू की बहन? मीनू की बहन तो मीनू से ज़्यादा सुंदर है, पिताजी ने उत्तर दिया। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? रिश्ता तो मीनू को लेने के लिए गए थे ना कि उसकी बहन का। अरे तुम समझते नहीं हो, माताजी बोली, कल ही उन्हें पत्र लिख दो कि हमें तुम्हारी छोटी बेटी पसंद है। यदि आप हमारे यहाँ शादी करना चाहते हैं तो मीनू से नहीं बल्कि आशा से कर दें। तो इससे क्या होगा? पिताजी बड़े विस्मित स्वर में बोले, अरे क्या होगा? छोटी बेटी की शादी बड़ी से पहले थोड़ी ना कर देंगे, बस रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। माताजी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बोली, जैसे उन्होंने कोई महत्वपूर्ण योजना बनाई हो। परंतु यह क्रूर योजना पिताजी के समझ में नहीं आई। वह किसी लड़की वाले का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, परंतु जब सबकी यही इच्छा थी तो उन्होंने पत्र लिख ही दिया। पत्र लिखते समय पिताजी बोले, अरे अमित की माँ, मुझसे तो ये सब नहीं हो पा रहा है। देखो ना, हमारी भी तो बेटी मधु है। यदि कोई हमारे साथ ऐसा करे तो क्या बीतेगी हमारे दिल पर? माँ गर्दन हिलाकर बोली, तुम तो बहुत कोमल दिल के हो। जब पैसा पास होता है तो कोई लड़की घर में बैठी नहीं रहती, अच्छी से अच्छी जगह रिश्ता हो जाता है। अमित की माँ पिताजी को उकसाती रही और पत्र लिखने पर मजबूर कर ही दिया। पत्र लिखने के बाद पिताजी को लगा कि शायद उनसे कोई घोर अपराध हो गया है। उनकी मन स्थिति विकल हो गई। उन्हें आभास था उस पीड़ा का, उस दुख का, जो पत्र लिखने के बाद लड़की वालों को होना होता है। सुबह के लगभग 11 बजे होंगे। पोस्टमैन के आने का समय हो रहा था और घर में सबको इंतजार था पत्र का। उस पत्र का जिसमें मीनू के रिश्ते की हाँ या ना होनी थी। आशा, रोहित, माँ, पिताजी सब अपनी अपनी बात करने में व्यस्त थे। माताजी को इस बात का शक था कि शायद उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं, इसलिए उन्होंने पत्र नहीं लिखा। और पिताजी कहते, अरे भाई, यहाँ से पहुँचने पर घर में सलाह करेंगे, फिर पत्र लिखेंगे, फिर डाक भी तो गड़बड़ हो जाती है। मीनू अपने कमरे में बैठी सबकी बातें सुन रही थी। उसके हृदय की धड़कन तीव्रतर होती जा रही थी। उसे अतीत की स्मृति हो आई। पहले भी कई बार देखकर उसे नापसंद कर दिया गया था। उसे इतनी घबराहट तब भी नहीं होती थी जब उसका परीक्षा फल निकलता था, पर आज यह घबराहट कैसे? वह स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या हो गया है। तभी पोस्टमैन की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा शायद अमित के यहाँ से पत्र आया है। यह कल्पना कर उसके हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो गई।
पढ़ाई के परीक्षा फल में वह हमेशा प्रथम आती थी, परंतु इस परीक्षा में वह समझ नहीं पा रही थी कि वह पास भी हो सकेगी या नहीं। तभी उसे रोहित की आवाज़ सुनाई दी, जो कि जोर जोर से बोल रहा था कि मेरठ से पत्र आ गया है। पिताजी ने पत्र पढ़ा। एक एक करके सबने पत्र पढ़ा, परंतु पत्र पढ़ने के बाद सबके चेहरे पर उदासी छा गई। घर में मौन छा जाने से मीनू समझ गई कि यहाँ से भी वह नापसंद कर दी गई है। यह कल्पना कर उसका दिल रो पड़ा। वह समझ नहीं पा रही थी कि इसमें क्या कमी है। कुरूप तो वह नहीं है। उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई। शायद वह विवाह के योग्य ही नहीं है। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह विवाह नहीं करेगी। एक ठंडी सी आह करके भरकर वह तकिए में मुंह छिपाकर लेट गई। बाहर कमरे में पिताजी व माताजी बातें कर रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने आशा का हाथ क्यों मांगा। माँ बोली, मैंने उसी दिन आशा से कहा था कि तू अंदर कमरे में नहीं जाना, जहाँ लड़के वाले बैठे होंगे, पर उसने कहाँ सुनी, पहुँच गई वहीं पर। कुछ देर रुककर फिर बोली, देख लिया ना तुमने उसका नतीजा, कहकर माँ ने ठंडी आह भरी। पर मीनू की माँ, आशा तो अभी छोटी है, इंटर की परीक्षा ही तो दे रही है। फिर जब बड़ी बेटी मीनू घर बैठी है तो इस तरह हम उसकी शादी तो नहीं करेंगे। बेचारी मीनू, वह तो वैसे ही उदास रहती है, क्या बीतेगी उसके दिल पर जब यह सब सुनेगी। माँ ने परेशान होकर कहा, हमारी बेटी ने क्या कसूर किया जिसका फल भगवान उसे दे रहा है। पढ़ी लिखी है, एमए पास है, फिर हमेशा ही प्रथम श्रेणी में पास हुई है, और जहाँ तक खूबसूरती की बात है, बहुत सुंदर ना सही, देखने में तो अच्छी लगती है। यह कहकर पिताजी कुछ उदास से हो गए। यह सब बातें मीनू अंदर कमरे में बैठी सुन रही थी। अपने अंदर साहस एकत्र कर वह पलंग से उठ खड़ी हुई। वह दिल ही दिल में निर्णय कर चुकी थी कि अब शादी नहीं करेगी। उसके हृदय में अंतर्द्वंद चल रहा था कि वह जो निर्णय ले रही है वह उचित है कि नहीं। अंत में इसी निर्णय को उचित मानकर वह कमरे से बाहर निकली। पिताजी व माताजी के उदास चेहरों को देखकर उसकी आंखें दुख से बोझल हो गईं। वह उनके दुख को भली भांति समझ रही थी। कितनी अभागन थी वह, जिसके कारण उसके माता पिता इतने परेशान थे। मीनू ने अपने अंदर साहस एकत्र किया और पिताजी से बोली, पिताजी आप मेरी चिंता ना करें, आशा की शादी वहाँ कर दें। मेरे कारण आप उसकी ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे हैं। नहीं बेटी, ये सब हमें अच्छा नहीं लगेगा। बेटी, तुम्हारी मन स्थिति को हम भली भांति समझते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा वर देखूंगा। यह कहकर पिताजी ने उसे सांत्वना देने का भी प्रयास करने लगे। पिताजी, आप नाहक परेशान ना हो, मैं अपनी चिंता अपने आप करूंगी, आप आशा की शादी कर दीजिए। पर इस तरह से बड़ी बहन की शादी ना हो और छोटी की कर दें, क्या कहेगा समाज हमें। यही ना कि बड़ी बेटी घर पर बैठी है और छोटी की शादी कर दी। पिताजी कुछ तेज स्वर में बोले, आप समाज की इतनी चिंता करते हैं, क्या करता है समाज हमारे लिए। ये समाज ही हमें इस तरह की परिस्थिति के लिए विवश कराता है। आप समाज की चिंता ना करते हुए आशा की शादी कर दीजिए। तभी पास बैठी माँ बोल पड़ी, बेटी, हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं है कि बड़ी बेटी के घर में रहते हुए छोटी की शादी कर दें। माँ, तुम मेरी शादी की चिंता ना करो, मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं शादी नहीं करूँगी। मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ, जिससे मैं बोझ ना बन सकूँ। मीनू भरे कंठ में बोली, बोझ? कैसा बोझ? एक बेटी अपने माता पिता के लिए बोझ है, ऐसा कैसे सोच लिया तूने। माँ बोली, माँ तुम बुरा मान गई। मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि हर लड़की को भी पाँव पर खड़ा होना आवश्यक है। आज के आधुनिक युग में स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। और फिर मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मीनू ने बात संभालते हुए कहा, मीनू, पाँव पर खड़े होने में तो बुराई नहीं, परंतु शादी करना आवश्यक है। इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने, फिर हमारी जिंदगी का भी क्या भरोसा। कौन करेगा सुख दुख में तेरी मदद। अपने पति और बच्चों का ही तो सहारा होता है, जो वृद्धावस्था में काम आते हैं। पर माँ, अभी मैंने शादी का विचार छोड़ दिया है, आप आशा की शादी की बात चले। यह कहकर मीनू अंदर कमरे में चली गई। माँ और पिताजी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सिर्फ मीनू के कहने में आकर आशा की शादी कर दी। अभी वे इसी उलझन में फंसे थे कि इतने में पिताजी के एक मित्र आ पहुंचे। वह उनके घनिष्ठ मित्रों में से थे। सारी बातें ज्ञात होने पर उन्होंने भी यही सलाह दी कि आशा की शादी कर देनी चाहिए। यह सब निर्णय लेने के बाद
पिताजी ने निश्चय किया कि एक बार मेरठ अमित के पिताजी से मिलकर आना चाहिए। अपने दिल में आशा संजोए आशा का रिश्ता लेकर पिताजी अमित के घर जा पहुंचे। बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि आशा से शादी की बात स्वयं उन्होंने पत्र में लिखी थी। घर में उस समय कोई नहीं था। नौकर ने दरवाज़ा खोला और दयाराम जी को अंदर बैठा लिया। अभी उन्हें बैठे कुछ ही समय हुआ था कि इतने में कोई सज्जन अपनी चमचमाती कार से नीचे उतरे और अंदर प्रवेश किया। यह ज्ञात होने पर कि मायाराम जी कहीं बाहर गए हैं, वे वहीं बैठ गए। बातों बातों में पता चला कि वे शहर के बहुत बड़े व्यक्ति धनीमल जी हैं। धनीमल जी ने बताया कि उनकी बेटी सरिता का रिश्ता अमित के साथ पक्का हो गया है। 5 लाख रुपया लगा रहे हैं वे शादी में। यह बात ज्ञात होने पर दयाराम जी के पांव तले ही धरती खिसक गई। अब उन्होंने 1 मिनट भी वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से उठ खड़े हुए। सारे रास्ते दयाराम जी यही सोचते रहे कि उन्होंने आशा के रिश्ते के लिए क्यों लिखा था, जबकि उन्होंने एक धनी घर की बेटी से रिश्ता तय कर दिया था। कैसी जालिम है ये दुनिया, सब कुछ पैसा ही है इस दुनिया में। इंसान की इंसानियत, शर्म, लज्जा कुछ भी नहीं रही। पिताजी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था और घर पर सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि आशा का रिश्ता पक्का हो जाएगा। घर पहुंचने पर दयाराम जी का उदास चेहरा देखकर सभी समझ गए कि आशा के रिश्ते के लिए भी मना हो गई है। और वास्तविकता जानने पर सबका हृदय मायाराम जी के परिवार के प्रति घृणा से भर गया। अपने जीवन की परिस्थितियों से विवश होकर मीनू के हृदय में कई बार हीन भावनाएं उत्पन्न हुई। कई बार उसे ऐसा आभास हुआ कि उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, परंतु मीनू जैसी योग्य तथा होनहार युवती के लिए ऐसी भावनाएं उचित नहीं थी। वह स्वयं ही दृढ़ता व साहस की मूर्ति थी। उतार चढ़ाव तो हर इंसान की जिंदगी में आते ही रहते हैं। उसने साहस से काम लिया। उसने विवाह का सपना ही देखना छोड़ दिया। उसके सामने इतनी लंबी जिंदगी पड़ी थी और जिसका वह एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होने देना चाहती थी। यूं तो बचपन से ही उसकी वकील बनने की इच्छा थी, परंतु उसके माता पिता की इच्छा ना थी कि वे उसे हॉस्टल भेजें। आज मीनू के मन में उभरी लगन को देखकर उन्होंने उसे वकालत करने की आज्ञा दे दी। मीनू ने मेरठ में वकालत में दाखिला ले लिया था। उसके हृदय में लगन थी कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। अपने पांव पर खड़े होकर वह इतना पैसा कमा लेना चाहती थी कि जिससे वह समाज में सिर ऊंचा करके रह सके। इस समाज में चारों ओर पैसे की तो इज्जत है, पर हर जगह पैसे का ही बोलबाला है। बस पैसा पैसा पैसा, हर व्यक्ति इसी होड़ में जुटा हुआ है। इस बार मीनू पहली बार अपने माता पिता से अलग हो रही थी। अभी तक हमेशा साथ रहकर ही पड़ी थी। 15 दिन ही तो रह गए थे उसके जाने में। कैसे रहेगी वह हॉस्टल में? कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठती। परंतु यह सोच सोचकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठता था कि वह भी एक वकील बनेगी। मीनू ने अपने लिए नए नए कपड़े बनवाए। पहली बार हॉस्टल जाने का चाव था। माँ ने उसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए। एक एक दिन करके उसकी पसंद की सारी चीज़ें बनाकर उसे खिलाई। माँ को लग रहा था कि बेटी न जाने कितने समय बाद फिर आएगी। पिताजी भी अब ऑफिस से आते उसके खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य लाते। और आखिर मीनू का हॉस्टल जाने का दिन आ ही गया। उसके सामने एक उद्देश्य था, एक सपना था जो पूरा करना ही था। घर छोड़ते समय मीनू की आंखों में आंसू छलछला पड़े। कितना अजीब लग रहा था उसे घर छोड़ना। अपनी माँ व भाई बहन से पहली बार अलग हो रही थी। माँ ने उसे सीने से लगाकर आशीर्वाद दिया, बेटी एक देदीप्यमान नक्षत्र बनकर तुम जग को प्रकाशमय कर दो। जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे पास हों। तुम अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो। यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। अपने माता पिता का आशीर्वाद और छोटे भाई बहन का प्यार साथ लिए मीनू ऐसी डगर पर चली जा रही थी जहां उसे यह नहीं ज्ञात था कि कितने परिश्रम के बाद उसे सफलता मिल सकेगी। परंतु अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर उसकी पूर्ति के लिए वह अपने कदम बढ़ाई जा रही थी। हॉस्टल पहुंचने पर कुछ दिनों तक मीनू का बिल्कुल भी दिल नहीं लगा। कुछ नया व अजीब सा प्रतीत हुआ। शुरू में वहाँ उसकी अधिक सहेली भी नहीं बन पाई थी। वह अपना अधिकतर समय अपनी पुस्तकों के साथ ही लगाती। किताब हाथ में लिए लिए वह अतीत की स्मृतियों में खो गई। जब वह छोटी थी तो एक दिन उसके पिताजी ने उससे पूछा था, बेटी तुम बड़ी होकर पढ़ लिख कर क्या बनोगी? नन्ही मीनू ने जवाब दिया था, पिताजी मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगी। मुझे वकील बनना बहुत अच्छा लगता है। तभी पास बैठी माँ ने कहा था, अरे हट, वकील वगैरह कुछ नहीं बनना है।
कौन पढ़ाएगा तुझे इतना? बस 18 साल की उम्र में शादी कर देंगे। और फिर लड़कियों को कौन पढ़ाता है इतना? लड़कों की बात और है। माँ की ये बात सुनकर मीनू के दिल को ठेस पहुंची थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी और अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। बचपन से ही उसका सपना था अपने पाँव पर खड़े होने का, कुछ बनकर दिखाने का। अभी मीनू अतीत की स्मृतियों में खोई थी कि इतने में उसकी सहेली माया ने आकर कहा, मीनू, मीनू देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं, गेस्ट रूम में बैठे हैं। पिताजी का नाम सुनकर मीनू एकदम बिस्तर पर किताब रखकर उछलकर भाग गई। 2 दिन बाद ही पिताजी मिलने के लिए आ गए, परंतु फिर भी उसे ऐसा लगा मानो उनसे बिछड़े हुए बहुत लंबा समय हो गया है। पिताजी को देखकर मीनू खुशी से फूली नहीं समाई और माँ ने उसके लिए काफ़ी सारा सामान बनाकर भेजा था। लगभग 1 घंटा रुककर पिताजी वापस चले गए, परंतु मीनू को घर के स्नेह जाल की स्मृति फिर ताज़ा करा गई।